हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। पाठ का सार सीरीज में आज का अध्याय है बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेमचंद का जन्म बनारस के लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 यानी 1880 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने उर्दू में गुलाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। उर्दू में प्रकाशित उनका पहला कहानी संग्रह सोज़े वतन था, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। आजीविका के लिए उन्होंने स्कूल मास्टर, इंस्पेक्टर और मैनेजर की नौकरी के अतिरिक्त हंस और माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। अपने जीवन का कुछ समय उन्होंने फिल्म नगरी बम्बई में भी बिताया, किंतु वह अधिक समय तक वहां नहीं रहे। उनके रचना साहित्य के कारण कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास गोदान, कबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र आदि हैं। मंगलसूत्र एक अपूर्ण उपन्यास है। लंबी बीमारी के चलते अपने उपन्यास मंगलसूत्र को वह पूरा नहीं कर सके। 8 अक्टूबर 1936 यानी 1936 में उनका देहांत हो गया था। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं ना टोकता। लेकिन इस भुलावे में ना रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और बच्चे बेधड़क करते रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे बच्चे अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते, सबसे छोटे होते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं, जो है तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। बड़े भाई साहब बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाई को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। यदि वे स्वयं गलत मार्ग पर चलते तो छोटे भाई को सही मार्ग पर नहीं ला सकते थे। अपने नैतिक कर्तव्य का बोध होने के कारण उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती हैं। इसलिए वह हर समय पढ़ाई करते रहते हैं और छोटे भाई पर कड़ी निगरानी रखते हैं। समय समय पर अपने छोटे भाई को पढ़ाई के प्रति गंभीर रूप से सचेत भी करते रहते हैं। इस आदर्श रूप को बनाए रखने के लिए वह अपना बचपन भी खो बैठते हैं। इस पाठ में सार्थक पढ़ाई करने तथा शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक वर्णन किया गया है। कहानी में लेखक ने अपने बड़े भाई साहब को 14 वर्ष का बताया है। आयु में 5 वर्ष का अंतर होने पर भी वे लेखक से कक्षा में केवल 3 दर्जा आगे हैं, क्योंकि वह शिक्षा पाने के लिए किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वह तालीम रूपी भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते हैं, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। उनका विश्वास था कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पायेदार यानी मजबूत नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त वह लेखक की हर हरकत पर बारीक निगाह रखते थे और किसी भी गलती पर लेखक को खूब डांटते थे। बड़े भाई साहब अधिकांश समय अपनी पुस्तकें खोले बैठे रहते थे, परंतु उनका दिमाग कहीं और होता था। कई बार लेखक ने भाई साहब की कॉपियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनी देखी थी। यही नहीं, वह कुछ विचित्र शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखा करते थे, जिनका अर्थ लेखक की समझ में कभी नहीं आता था, और छोटा भाई होने के कारण लेखक उनसे उन विचित्र शब्दों का अर्थ पूछ भी नहीं सकते थे। शायद बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए यह सब लिखा करते थे। लेखक खेल कूद में बहुत रुचि लेते थे और अवसर पाते ही हॉस्टल से बाहर निकलकर मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलने या गप्पे मारने लगते थे। जब वह यह सब निपटाकर अपने कमरे में वापस आते तो भाई साहब उससे प्रश्न पूछने को तैयार मिलते थे। कहाँ थे? यह प्रश्न सुनते ही लेखक कांप जाया करते थे। इसके बाद बड़े भाई साहब के उपदेश चालू हो जाते थे, जिसमें इस बात पर जोर होता था कि अंग्रेजी जैसे विषय को पढ़ना और समझना आसान नहीं है।
यह जानते हुए भी लेखक अपना समय खेलने कूदने और गप्पे हाँकने में लगा देते थे। वह लेखक को इस बात के लिए लताड़ते यानी कि डांटते रहते थे कि यदि उसे पढ़ने में रुचि नहीं है तो वह क्यों यहाँ रहकर दादाजी की मेहनत की कमाई को बेकार कर रहा है। बड़े भाई साहब से डांट खाकर लेखक को बहुत दुख होता और वह निराश हो जाते। ऐसे में वह पढ़ाई करने की योजना बनाते। सबसे पहले पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया जाता और इसमें सुबह से रात तक की हर गतिविधि को समय दिया जाता। सिर्फ खेल कूद के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन पहले ही दिन से उनका टाइम टेबल से ध्यान हट जाता और खेल कूद शुरू हो जाता। इसका परिणाम यह होता कि उसे भाई साहब की डांट और नसीहतें सुननी पड़ती। धीरे धीरे वार्षिक परीक्षाओं का समय आया। परीक्षाएं हुई और परीक्षा फल निकला तो लेखक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह कक्षा में प्रथम आए हैं, जबकि उनके बड़े भाई साहब फेल हो गए। ऐसे में उनका दिल किया कि वह जाकर बड़े भाई साहब से पूछें कि तुमने इतना पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लिया। लेकिन लेखक छोटे थे, इसलिए वह इन सब बातों को मन में ही सोचकर चुप रहते। अगले दिन से उसने बड़े भाई साहब की डांट की चिंता किए बिना खेलने जाना आरंभ कर दिया। बड़े भाई साहब भी इस निडरता को भांप चुके थे, इसलिए एक दिन उन्होंने लेखक को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि कक्षा में प्रथम आने से वह घमंडी हो गया है। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि घमंड करना बुरी आदत है, घमंड व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। उन्होंने लेखक को घमंड त्याग कर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा तथा साथ ही लेखक को यह भी बताया कि वह इस बार प्रथम आ गया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसे यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि वह जब अगली कक्षा में आएगा तो दांतों पसीना आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 8 तो हेनरी हुए, दर्जनों जेम्स और दर्जनों ही विलियम्स और कौड़ियों चार्ल्स। इनके नाम और काम याद करते करते चक्कर आने लगते हैं। ज्योमेट्री छात्रों का खून चूस लेती है। बड़े भाई साहब के अनुसार जो कुछ किताबों में लिखा है उसे वैसा ही नहीं पढ़ा गया तो परीक्षा पास नहीं की जा सकती। वह समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने का उदाहरण देकर परीक्षा लेने वालों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखा जाएगा तो यह समय की बर्बादी ही होगी। यह छात्रों पर अत्याचार है कि संक्षेप में लिखने को कहकर 4 पन्ने लिखवाए जाते हैं। लेखक को इन सब बातों के विषय में विस्तार से बताकर बड़े भाई साहब इस बात पर जोर देते हैं कि बड़ी कक्षा की पढ़ाई आसान नहीं है और भले ही वह फेल हो गए हों, किंतु वह अनुभव में लेखक से बड़े हैं और सदैव बड़े ही रहेंगे। अगले वर्ष की परीक्षाएं हुई और लेखक फिर अपने दर्जे पर अव्वल आए। बड़े भाई साहब ने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी, लेकिन वह फिर फेल हो गए। लेखक को अपने भाई के फेल होने पर बहुत दुख हुआ और उन पर दया भी आई। इस बार लेखक और बड़े भाई साहब के बीच केवल 1 कक्षा का अंतर रह गया था। एक बार लेखक को यह कुटिल मतलब बुरा विचार आया कि यदि इस बार भी बड़े भाई साहब फेल हो गए और वह पास हो गया तो दोनों एक ही दर्जे में पढ़ेंगे और उस समय बड़े भाई उसकी बेइज्जती नहीं कर पाएंगे। इधर इस बार भी फेल होने से बड़े भाई साहब बहुत दुखी थे। अब उनके व्यवहार में लेखक के प्रति नरमी आ गई थी। उनको यह भी लगने लगा था कि अब उन्हें लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा। इसका फायदा उठाते हुए लेखक ने खेलने में अधिक समय लगाना शुरू कर दिया। अब वह पतंगबाजी में दोस्तों के साथ लगा रहता। इसके बाद भी वह इस बात पर ध्यान अवश्य रखता था कि कहीं उसके बड़े भाई साहब उसे यह सब करते देख ना लें। एक दिन लेखक एक कटी हुई पतंग लूटने जा रहे थे कि बड़े भाई साहब ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और वहीं डांटना शुरू कर दिया कि 8वीं कक्षा में आकर भी इन लड़कों के साथ पतंग लूटने में उसे शर्म नहीं आती। कम से कम उसे अपनी पोजीशन का तो ध्यान रखना चाहिए था। किसी जमाने में इतने पढ़े लिखे लोग नायब तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हो जाते थे और आज भी कई मिडिल पास लोग अखबारों में संपादक हैं। यह मान लिया कि तुम होशियार हो और यह भी हो सकता है कि तुम कल मेरी कक्षा में आ जाओ या मेरे से भी आगे निकल जाओ। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता और तुम अपनी मनमानी करते रहोगे। बड़े भाई साहब ने लेखक को अनुभव का महत्व बताते हुए कहा कि हमारे दादा और अम्मा अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन यह उनका हक है कि वह हमें समझाएं
उन्होंने कई परिस्थितियों का उदाहरण देकर बताया कि तजुर्बेकार व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा ना हो, फिर भी वह पढ़े लिखे कम अनुभवी व्यक्ति से अधिक समझदार होता है। उन्होंने अपने दादाजी, अम्मा जी और अपने हेडमास्टर का उदाहरण देकर लेखक को समझाया कि पढ़ा लिखा होना एक बात है और अनुभवी होना एक अलग बात। उन्होंने लेखक को समझाते हुए फिर कहा कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मैं बड़ा और अनुभवी होने के नाते तुम्हें राह से भटकने नहीं दूंगा, और यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं थप्पड़ भी मार सकता हूँ। लेखक बड़े भाई साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि बड़ा और अधिक अनुभवी होने के नाते बड़े भाई साहब को उससे अधिक समझ है। उसने बड़े भाई साहब से कहा कि आपको मुझसे यह सब कहने का पूरा अधिकार है। ऐसा सुनते ही बड़े भाई साहब ने लेखक को गले से लगा लिया और बोले कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी दिल करता है कि मैं पतंग उड़ाऊं, पर यदि मैं ही ऐसा करने लगा तो तुम्हें किस प्रकार समझाऊंगा। उसी समय एक कटी हुई पतंग ऊपर से गुजरी और बड़े भाई साहब ने लपक कर उस कटी पतंग की डोर को पकड़ लिया और हॉस्टल की ओर दौड़े। लेखक भी अपने बड़े भाई साहब के पीछे दौड़ रहा था। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार अनुभव से ही मनुष्य को जीवन की सच्ची समझ आती है। वे परिश्रमी, अध्ययनशील और धुन के पक्के थे, और छोटे भाई के चरित्र द्वारा बताया गया है कि हमें अपने बड़ों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ के डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।